तो आज होगा हिंदी गद्य का महासंग्राम। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो या फिर कोई अन्य क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो मैं प्रश्न बताने वाला हूं, यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इसकी 100% गारंटी है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर होगा, यानी कि इस वीडियो से बाहर का आएगा। तो अगर आप वास्तव में परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं हिंदी गद्य में, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो है। इसके अलावा आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं जो भी हमारे बीए सेकेंड ईयर के, जिनको आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर बोलते हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर, और जिनका सब्जेक्ट का नाम हिंदी और पेपर का नाम हिंदी गद्य है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी परीक्षा कल हो, परसों हो, जब भी हो, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक निवेदन मैं आपसे करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर इसमें जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, इससे कुछ भी बाहर आया तो आप हमें गालियां दीजिएगा, कमेंट में कुछ भी बोलिएगा, कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लगभग क्वेश्चनों का आंसर भी हम आपको बताएंगे। तो आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है कि नई कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ के जाना है, आपकी परीक्षा में आने के पूर्ण चांस हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है कि आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य जीवन की विसंगतियों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन, कुंठा, निराशाहीनता तथा उद्देश्यहीनता को नया प्रकाश देना है। यानी कि प्रश्न आ गया कि जो नई कहानी है, न्यू स्टोरी है, उसका मुख्य एम, मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो मूल उद्देश्य जीवन की विसंगतियों से जुड़ा है, जैसे कि कुंठा, निराशाहीनता तथा उद्देश्यहीनता को नया प्रकाश देना है, ठीक है। ये मुख्य उद्देश्य है नई कहानी का। अब प्रश्न आ गया है कि नई कहानी यानी कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो कहने का मतलब कहानी के जो प्रमुख तत्व होते हैं उनके नाम लिखिए। तो कहानी कला के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 पे रखा गया है कथा वस्तु, नंबर 2 पे रखा है चरित्र चित्रण, नंबर 3 पे रखा गया कथोपकथन, और नंबर 4 पे है देशकालीन वातावरण, और नंबर 5 पे भाषा शैली, और 6 नंबर पे उद्देश्य। और वीडियो में आपको मैं बता दूं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जितने भी इस वीडियो में आपको प्रश्न, तो क्वेश्चन तो बहुत हैं इस वीडियो में, लेकिन कौन कौन से आपकी परीक्षा में आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन का उत्तर आपको पढ़ के जाना है, ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपकी परीक्षा में आने के पूर्ण चांस होंगे, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और हाँ, कुछ रूल्स और नियम हैं, उनको फॉलो करेंगे तो गारंटी है आप 50 से 60 नंबर पक्का लेकर आएंगे आप परीक्षा में, 75 में से कम। नहीं तो आप लोग अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप पूरे में पूरे भी ला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपन्यास के बारे में बताइए। उपन्यास किसे कहते हैं, ठीक है। उपन्यास कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो आपको लिखना उपन्यास शब्द उप अर्थात समीप, न्यास अर्थात धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। उपन्यास का अर्थ होता है, ठीक है, मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। साहित्य के संदर्भ में वह कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि ये हमारी ही कहानी है। जिस कृति को पढ़कर ऐसा लगे कि वो हमारी स्वयं की कृति है, उसे ही उपन्यास कहते हैं, या फिर वही उपन्यास कहने योग्य है, ठीक है। तो इस प्रकार आप उपन्यास की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में उपन्यास को नोवेल बोलते हैं, ये आप सभी को मालूम ही है। इस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इतना आप लिख देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप लेवल का है कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उपन्यास का सम्राट हिंदी साहित्य में किसको कहा जाता है, कौन से कवि लेखक को कहा जाता है। तो साफ साफ उत्तर है, आपको लिख देना है कि श्री मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, ठीक है।
ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट के जाइएगा, परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न है कि उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वस्तु है मतलब कि तत्व है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र योजना, तीसरा है संवाद और चौथा है देश काल एवं वातावरण और पांचवा है भाषा शैली और उद्देश्य। तो ये जो 6 तत्व हैं, ये 6 तत्व हैं उपन्यास के, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है नाटक, इससे भी जुड़े प्रश्न आएंगे। नाटक कितने, मतलब कि नाटक किसे कहते हैं, और किन्हीं 4 या 6 नाटकों के नाम लिखिए और नाटककारों के नाम लिखिए, ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक है, उत्तर में लिखना है कि नाटक शब्द की उत्पत्ति एक नट धातु से मानी जाती है जिसका अर्थ है अभिनय। भरत मुनि के एक सूत्र के अनुसार नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है। भरत मुनि ने नाटक में ऋग्वेद से पाठ, सामवेद गौन, ठीक है, सामवेद गौन, यजुर्वेद अभिनय एवं अथर्ववेद से रास को लिया माना है। भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। याद रखेंगे, भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संख्या दी गई है। ठीक है, पंचम वेद की। ठीक है, और अलग अलग कवि के अनुसार, अलग अलग लेखक के अनुसार इसकी परिभाषा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर बाबू गुलाब राय के अनुसार इसकी परिभाषा है कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्रमाण रूप में अंकित किया जाता है, जिसे हम नाटक कहते हैं। तो आप इस प्रकार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। नाटक से भी जुड़े कई सारे प्रश्न आएंगे, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला भी है कि हिंदी आलोचना का उद्भव बताइए, या फिर हिंदी कहानी का उद्भव बताइए। उद्भव विकास, हिंदी कहानी का उद्भव विकास लिखिए, ये भी प्रश्न आएगा परीक्षा में। ठीक है, 100% हमेशा आता है कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास बताइए, हमेशा आता है। इसको तो रट ही लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सभी क्वेश्चनों का उत्तर आप लोगों के लगभग समस्त है। जिन भी क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, उन क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे मिलेगा, हम ये आपको बताएंगे। आलोचना, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी परीक्षा में आता रहता है प्रश्न। ठीक है, निबंध पे आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निबंध नी प्लस बंध से बना है। निबंध जो शब्द है वो नी प्लस बंध शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना या अच्छी तरह से बंधा हुआ। अर्थात वह गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी सरल विषयानुकूल भाषा में भावों विचारों को क्रमबद्ध रूप से, ध्यान से सुनिएगा, साफ सुथरी सरल विषयानुकूल भाषा में, ठीक है, और उसके भावों को और विचारों को क्रमबद्ध रूप से, मतलब कि एक सीरियल वाइज से, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध रूप से सुगुम्फित किया गया हो, यह गद्य की एक प्रमुख विधा है। कौन सी? निबंध। ठीक है, यह निबंध शब्द के निकटतम पर्यायवाची शब्द लेख, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव, आर्टिकल, कंपोजिशन, एस्से और आलेख आदि है। निबंध को हिंदी में, इंग्लिश में आप लोग मालूम है कि एस्से बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन का उत्तर में और लिखा है कि प्राचीन संस्कृत परंपरा में तार्किक, संख्या, टीका, भाष्य, समीक्षा, सूत्र आदि से उपजकर निबंध साहित्य का विकसित होना स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में कुछ क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय, कुछ क्वेश्चन लघु उत्तरीय, कुछ क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मेन तो आपके क्वेश्चन है। अगर आपके क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में आया, जैसे मान लीजिए निबंध है, ये प्रश्न आपने पढ़ रखा है इसके बारे में अच्छे से, ये प्रश्न अति लघु उत्तरीय में आया तो आप 4-5 लाइन में, अति लघु उत्तरीय में आया तो 50 शब्दों में इसका उत्तर लिख देंगे। अगर यही प्रश्न आपके लघु उत्तरीय में आया तो इसका उत्तर आपको कम से कम 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय में आ गया तो कम से कम आपको इसका आंसर 500 शब्द से ऊपर लिखना होगा। ठीक है, तो बस यही सिस्टम है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में, बस। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे निबंध के अंग बताइए। निबंध के 4 अंग हैं जो कि आप लोगों के समस्त हैं। पहला है शीर्षक, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है विस्तार, चौथा है उपसंहार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 प्रमुख अंग हैं निबंध यानी एस्से के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है, या निबंध का जन्मदाता की जो संज्ञा है या उपाधि है वो किसको मिली है। तो निबंध का जो जन्मदाता हैं वो हैं रोम के प्रसिद्ध, यानी रोम के एक प्रसिद्ध लेखक है जिनका नाम है सीसेरो और सेनेका।
ठीक है। सीसेरो और सेनेका को इसकी उपाधि या जन्मदाता माना जाता है। निबंध का याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निबंध और लेख में अंतर क्या है। निबंध के बारे में मैंने आपको बताया, लेख के बारे में आप ध्यान दीजिए, जिसको लेख को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है। तो इन दोनों में अंतर आप लोग यहाँ पर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एकांकी का उद्भव बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। उत्तर में लिखा है कि एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला। हिंदी एकांकी के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं, यानी कि बहुत सारे मतभेद हैं। ठीक है। एक वर्ग उन विद्वानों का है जो एकांकी का उद्गम संस्कृत नाट्य साहित्य से मानते हैं। इनमें डॉक्टर सरनाम सिंह आधुनिक एकांकी को प्राचीन नाट्य परंपरा से जोड़ते हुए कहते हैं कि यह मानना कितना भ्रामक होगा कि हिंदी एकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही नहीं था। प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी का कथन है कि यह ना सुलझना, ठीक है, यह ना समझना चाहिए कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं। तो ये आपको नहीं समझना चाहिए, या फिर ये नहीं समझना चाहिए कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं, ये कहते हैं सद्गुरु अवस्थी जी। ठीक है। तो आप सिंपल शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला। इसका उद्गम जो है वो संस्कृत नाट्य साहित्य से माना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आपकी इसकी परिभाषा लिखने के लिए आ गया, यहाँ पर परिभाषा आ गया। तो अलग अलग जो हमारे लेखक हैं प्रोफेसर, उनके अनुसार अलग अलग इसकी परिभाषा है। तो जो यहाँ प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव हैं, इन्होंने कहा है कि किसी तत्व, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक तथा एक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्य विभंजन ही एकांकी है। तो इस प्रकार आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। रिपोर्टाज, ठीक है, इससे भी जुड़े प्रश्न परीक्षा में आते हैं, रिपोर्टाज से भी जुड़े, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है या गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है। ठीक है। जिस रचना में वरण्य विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, किया जाए कि पाठक, ठीक है, पाठक की हंत तंत्री के तार झंकृत हो उठे और वह उन्हें भूल ना सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। ठीक है। रिपोर्टाज को रिपोर्ट नहीं है। ठीक है। रिपोर्टाज कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इस प्रकार आप किसी परिमाप लिखें। साक्षात्कार इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कदार आ जाता है। डायरी भी हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता है। अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। उत्तर आप लोगों के समस्त मैंने पूरा रख ही दिया, आप लोग देख सकते हैं। यात्रा वृत्तांत के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आता है। अब आ जाएंगे हम आत्मकथा की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। स्वयं, ध्यान से सुनिएगा, स्वयं लिखी अपनी जीवनी को आत्मकथा कहते हैं। सिंपल सा उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा। स्वयं लिखी अपनी जीवनी को आत्मकथा। मान लीजिए आपने स्वयं से अपनी जीवनी लिखी है, तो उसे हम आत्मकथा कहेंगे। ठीक है। बचपन से लेकर अभी तक आपका क्या बीता, कैसे क्या होता, तो उसको हम कहेंगे आत्मकथा का नाम देंगे। ठीक है। अर्थात जब कोई लेखक, साहित्यकार या अन्य कोई व्यक्ति कलात्मक एवं साहित्य तरीके से स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा से यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करे, जिसे हम आत्मकथा कहते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप को। बहुत सिंपल सा उत्तर है और आपको रट भी गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवनी किसे कहते हैं। तो जीवनी आत्मकथा से थोड़ी भिन्न है। जो आपने भी ऊपर आत्मकथा पढ़ा है ना, तो ये जो जीवनी है ना, आत्मकथा से थोड़ी बदलाव है, यानी कि थोड़ी डिफरेंट है, भिन्न है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा लेखक की अपनी कथा होती है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मकथा जो होती है वो लेखक की अपनी कथा होती है। ठीक है, यानी स्वयं की, जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है। सिंपल सी बात है कि जो आत्मकथा होती है वो स्वयं की होती है, वो स्वयं की कथा होती है, और जो जीवनी होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है। बस इतना याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल सी ट्रिक है, आपको समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी आप प्रश्न आ गया तो आप बना के और भी इसमें लिख सकते हैं। इतना मालूम होगा कि स्वयं की कथा को हम आत्मकथा कहते हैं और दूसरी की व्यक्ति की जीवन की कथा को हम जीवनी कहते हैं। तो इस प्रकार आप बना के भी आगे लिख लेंगे, इतना मेन पॉइंट जरूर है। ठीक है, संस्मरण किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा परीक्षा में। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि
ठीक है। अस्मित के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को संस्मरण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अस्मित के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को, जिसको आप लोग आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल को संस्मरण कहते हैं। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसे कार्यों को स्मारक निबंध कहा जाता है। तो आप इस प्रकार संस्मरण की परिभाषा, संस्मरण किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। अगला भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संस्मरण और रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। ये भी टॉप लेवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मरचित, इन तीनों एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक ही सीमा दूसरे से कहाँ जा मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, ठीक है, कहा नहीं जा सकता। संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी मिलते हैं और रेखाचित्रात्मक संस्मरण भी। उदाहरण के लिए महादेवी के गद्य लेखन में कभी कभी यह नियत करना कठिन होता है कि उनकी अमुक रचना रेखाचित्र है या संस्मरण, फिर भी दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार रेखाचित्र और संस्मरण के बारे में आप इसका जो बदलाव है यानी कि अंतर है वो पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। ये भी रेखाचित्र से जुड़ा क्वेश्चन, तो उसी में आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम रेखाचित्र किसे माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम रेखाचित्र श्री राम शर्मा द्वारा, ठीक है, रचित बोलती प्रतिमा, ठीक है, को माना जाता है। किसको माना जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रेखाचित्र किसे माना जाता है, बोलती प्रतिमा को माना जाता है। बोलती प्रतिमा एक रेखाचित्र है जिसके रचनाकार श्री राम शर्मा जी हैं और इस रचना का जो प्रकाशन हुआ है बोलती प्रतिमा का, वो सन 1937 में हुआ है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेखाचित्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार पदम सिंह शर्मा को रेखाचित्र का प्रवर्तक माना जाता है। इनके द्वारा रचित पद्म पराग से हिंदी रेखाचित्र का जन्म माना जाता है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे रेखाचित्र के प्रवर्तक के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यंग को परिभाषित करते हुए उसके भेदों को पढ़िए। ये पढ़ लीजिएगा आप अपने अनुसार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता है। तो आप लोग व्यंग के प्रमुख तत्व के बारे में भी ध्यान दे दीजिएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया भी है। तो पहला अंतर है कि जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग व्यक्ति होता है। आत्मकथा में रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है। और दूसरा नंबर अंतर है कि जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की ज़रूरत होती है, जबकि आत्मकथा लेखक के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। तीसरा है कि जीवनी दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है, जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन की कहानी होती है। तो इस प्रकार अंतर लिख लेंगे, जो कि हमेशा परीक्षा में आता है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस प्रश्न के। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। यानी हिंदी साहित्य, हिंदी जो लिटरेचर है, हिंदी साहित्य का जो जगत है, उसमें जो आत्मकथा एक विधा है, ठीक है, वो सबसे जो प्रथम आत्मकथा है उसका क्या नाम है और वो किस सन में लिखी गई है, उसके रचनाकार कौन है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा का जो नाम है वो है अर्धकथानक। ध्यान से सुनिएगा, पहली आत्मकथा का नाम है अर्धकथानक, ठीक है, कथानक, ठीक है। ये प्रथम आत्मकथा है जो कि बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा ये लिखित है। और इसकी जो प्रकाशन है, जो लिखी गई थी, वो 1641 में लिखी गई थी, ठीक है, 1641 ईस्वी में लिखी गई, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर देंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झांसी की रानी किस विधा की रचना है। झांसी की रानी, ठीक है, एक रचना है, ठीक है। तो वो किस विधा की, उपन्यास है, फिर जीवनी है, फिर निबंध है, या फिर नाटक है, ठीक है। तो जो झांसी की रानी वो एक उपन्यास है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है, उपन्यास है, ठीक है। और झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो झांसी की रानी जो उपन्यास है, इसका जो प्रकाशन है वो 1946 रखा गया, ठीक है। और झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है, ये ऐतिहासिक उपन्यास है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास है, ओके। और नेक्स्ट है कि झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है। तो रानी लक्ष्मीबाई, जिनको मनु बोला गया है, ठीक है। और झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी, ठीक है। उपन्यास जो है झांसी की रानी, इसके जो रचनाकार लेखक हैं वो डॉक्टर वृंदावन लाल जी हैं, ठीक है।
और रानी लक्ष्मीबाई का जो पूरा नाम था, ठीक है, वो था ठीक है, मणिकर्णिका। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आएंगे, ध्यान सुनिएगा। लक्ष्मीबाई जो एक आपकी उपन्यास है यहाँ से, ठीक है, झांसी की रानी उपन्यास जो है, इससे जुड़े कई सारे प्रश्न आएंगे, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था। तो रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे उनका नाम था राजा गंगाधर, ठीक है, राजा गंगाधर राव नेवलकर। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विषय वस्तु क्या है, ये आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो उत्तर में लिखना है कि विषय की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियाँ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन से समृद्ध हैं। यानी कि इनकी जो कहानियाँ प्रेमचंद्र की, ये सामाजिक यानी कि समाज से जुड़ी हैं और पॉलिटिक्स से यानी कि राजनीतिक से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, लिखा है कि अधिकतर कहानियों में ग्राम्य जीवन की सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। एक स्थान पर उन्होंने स्वयं लिखा है कि जिस देश के 80% मनुष्य गांवों में बसते हों, उनके साहित्य में ग्राम्य जीवन की प्रधान रूप से, ठीक है, चित्रित होना स्वाभाविक है। उन्हीं का सुख राष्ट्र का सुख, उन्हीं का दुख राष्ट्र का दुख, और समस्याएं राष्ट्र की समस्याएं हैं। तो इस प्रकार इनकी कहानियों की मुख्य जो विषय वस्तु है उसका क्या मतलब है, मुख्य जो इनकी कहानियों का मुख्य विषय है वो क्या है, ये आपको इस आंसर से यानी उत्तर से जानकारी आपको मिली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञे जी, जिनको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, इनका पूरा नाम आप लोगों को मालूम ही है। जिन छात्रों को मालूम है अभी कमेंट करिए, कई बार मैंने बताया अज्ञे जी का पूरा नाम, कमेंट में जरूर बताइएगा अज्ञे जी का पूरा नाम। अज्ञे की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो कहने का मतलब कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अज्ञे जी की कौन सी कहानी है। तो इनकी जो प्रमुख कहानी है जिसका नाम है रोज। ठीक है, ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञे ने किन समाचार पत्रों ठीक है पत्रिकाओं का संपादन किया। तो नंबर 1 पे आपको लिखना है अज्ञे ने सैनिक, विशाल भारत, बिजली, प्रतीक, दिनकर तथा नया प्रतीत जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अज्ञे के यात्रा संस्मरणों का नाम लिखिए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। रोज कहानी का मुख्य उद्देश्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी हमेशा नहीं आता, कभी कदार आ जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न इसी में है कि रोज कहानी, ठीक है, प्रथमतः किस नाम से प्रकाशित हुई। यानी कि सबसे पहले किस नाम से रोज कहानी प्रकाशित हुई थी। इसका नाम था, ठीक है, गैन ग्रीन नाम था, बाद में इसका नाम रोज पड़ा, पहले गैन ग्रीन था। ठीक है, रोज कहानी के प्रमुख पात्रों के जो नाम है वो है कथा, वक्ता, मालती, महेश्वर और ठीक है टिटी। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु जी से भी प्रश्न आ रहे हैं कई बार से, तो इनके बारे में भी पढ़ लेना है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो उत्तर में लिखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु जो जी हैं वो, ठीक है, अंचलिक कहानी के रूप में ठीक है असीम प्रसिद्ध है, मिली है इनको असीम प्रसिद्धि मिली है। वे एक सजग कलाकार एवं कथाकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध कहानियों का नाम लिखिए। तो ठुमरी और आदिम रात्रि की महक रेणु की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसके अतिरिक्त तीसरी कसम अर्थात मरे हुए गुलफाम, ठीक है, और तीर्थोदक, रसप्रिया, ठेस, तीन बिंदिया आदि कहानियाँ इनकी लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय एवं, ठीक है, आध्यात्मिक कहानियाँ हैं। ठीक है, तो एक दो प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा रेणु जी से जुड़ा, फणीश्वर नाथ रेणु जी से जुड़ा, ज़्यादा नहीं आएगा। और लिखा है कि रेणु की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो तीसरी कलाम आपके पाठ्यक्रम में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और रेणु जी की कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और उपन्यास के बारे में, रिपोर्टाज के बारे में ये आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, और फणीश्वर नाथ रेणु की जीवन परिचय आप लोगों के समस्त है, ये पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म 4 मार्च 1921 के बिहार प्रांत के ठीक है पूर्णिया जिले के एक अत्यंत पिछड़े हुए गांव, ठीक है, और आही हिंगना के एक मध्यवित्त किसान परिवार में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार इनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं। तो ज्ञान रंजन एक प्रसिद्ध लेखक हैं, कहानीकार हैं। तो ज्ञान रंजन सठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध कथाकार हैं। किसके? सठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध
कथाकार हैं। तो ज्ञान रंजन की प्रमुख कहानी संग्रह पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इनकी जो रचनाएं हैं वो किस सन में रची गई हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक दो प्रश्न इनसे जुड़े भी आएंगे, ज्ञान रंजन से भी जुड़े, ठीक है। तो आपके पाठ्यक्रम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ज्ञान रंजन की जो कहानी है उसका जो नाम है, जो इंक्लूड है, उसका नाम है क्या है, पिता, ठीक है। तो इनकी जो कहानी है उसका नाम पिता है, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद से जुड़े आपकी परीक्षा में करीब से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, काशी में हुआ था। और इनका जो देहावसान यानी कि देहांत मृत्यु हुई थी वो 15 नवंबर सन 1936 को हुई थी। 15 नवंबर 1936 को इनका देहावसान हुआ था, ठीक है। और आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक सम्मिलित है। तो ध्रुव स्वामिनी से जुड़े और जयशंकर प्रसाद जी से जुड़े, इन दोनों से इनकी जो प्रसिद्ध कहानी जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इन दोनों को मिला के करीब करीब 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं से जुड़े आएंगे, कम से कम, गारंटी 100% है। ध्रुव स्वामिनी से जुड़े करीब करीब आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। एक तो आपके लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय में देखने को मिलेगा और एक शायद अति लघु उत्तरीय में, ठीक है। लेकिन 2 क्वेश्चन आप की परीक्षा में ध्रुव स्वामिनी से जुड़े आएंगे। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, जितना भी पढ़ लेंगे उतना कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी में कितने अंक हैं। तो ध्यान रखेंगे ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख नारी पात्र कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी की जो प्रमुख नारी पात्र हैं उनका ही नाम है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। और आपको लिखना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है। तो नंबर 1 पे ध्रुव स्वामिनी है, नंबर 2 पे है, ठीक है, मंदाकिनी, और नंबर 3 पे है कोमा। ये हैं 3 स्त्री पात्र, ओके। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 पे है चंद्रगुप्त, नंबर 2 पे है रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगल एवं माहिरदेव। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का जो भीष्म पितामह है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझता है कि एकांकी कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो कितने तत्व होते हैं एकांकी कला के वो आपको बताना है, जो कि निम्नलिखित है। आप पढ़ लेंगे, कथानक, पात्र और ठीक है चरित्र चित्रण, ये सारे आप पढ़ लेंगे। कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, लेकिन एकांकी से जुड़े एक आधे प्रश्न जरूर आएंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा से भी जुड़े 1-2 प्रश्न आएंगे। तो पहले बताया जा रहा है कि राम कुमार वर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा को उनके किस एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। उनकी किस एकांकी संग्रह पर उन्हें अखिल भारतीय साहित्य पुरस्कार मिला था। तो उनकी जो ठीक है एक एकांकी संग्रह थी उसका नाम था सप्त किरण, पर इनको अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम में बहुत सारी, नंबर 1 पे सप्त किरण है पृथ्वीराज की, ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग, ठीक है, कौमुदी महोत्सव, ये सारे इनके जो प्रमुख एकांकी संग्रह हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कौन सा एकांकी संकलित है। तो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में दीपदान एकांकी श्री डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का अंकित है, संकलित है, जो कि आपको इसके बारे में पढ़ लेना। दीपदान से जुड़े कई प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रश्न इसमें है कि नेक्स्ट की दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन कौन है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा, पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्मी का स्वागत के पात्रों की संख्या बताइए, ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत के कितने पात्र हैं आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके पाठ्यक्रम में उपेंद्र नाथ अस्क का कौन सा एकांकी संकलित है, ठीक है। तो आपके जो पाठ्यक्रम में लक्ष्मी का स्वागत है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है, तो इसका उत्तर जरूर पढ़ लीजिएगा। नंबर 1 पे लिखिएगा अगर प्रश्न आया तो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय जी, रामधारी दिनकर जी, विद्या निवास मिश्र जी, अज्ञे जी, ठीक है। और नंबर 6 पे है कुबेरनाथ राय जी। तो याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है कि 71 नंबर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग से स्वीकारा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, निबंध रचना का प्रारंभ तो भारतेंदु युग से माना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना गांव में सन 1884 में हुआ था। सिंपल सा है, 1884 में अगोना, ठीक है, गांव में हुआ था, ठीक है, बस्ती जिले के अगोना गांव में। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह जो हैं वो चिंतामणि के 4 भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे गद्य की कसौटी मानते हैं। तो निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लेखन की शुरुआत कब शुरू की थी। 1904 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध लेखन का प्रारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के, ठीक है, आरात दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ओके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। पहला साहित्य सहचर, दूसरा है ब्रज कल्पता, तीसरा है विचार और वितर्क, और तीसरा है आलोक पर्व, चौथा अशोक के फूल, विचार प्रवाह, ठीक है, और अशोक के फूल पढ़ लीजिएगा, इससे भी जुड़े प्रश्न आएंगे। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है निबंधों को कितने भागों में विभाजित किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 80 नंबर प्रश्न है कि कुबेरनाथ राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 1935 में मतसा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 5 जून 1996 को हो गई थी, ठीक है। कुबेरनाथ राय की जो शिक्षा है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई थी, ठीक है। कुबेरनाथ की रचनाओं के नाम लिखिए। तो कुबेरनाथ रचना, ठीक है, कुबेरनाथ जो राय हैं इनकी रचनाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटा, गंध, ठीक है, गंधमादन, सारे यहाँ पर लिखे, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार थे। तो कुबेरनाथ राय जी भारतीय संस्कृत के, ठीक है, उदात्त स्वरों को आधुनिक जीवन संदर्भ में, ठीक है, व्याख्यायित करने वाले रसधर्मा ललित निबंधकार थे। किस प्रकार के थे, रसधर्मा ललित निबंधकार थे। प्रश्न नेक्स्ट है कि कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा था। तो इनका जो प्रथम निबंध संग्रह था उसका नाम था प्रिया नीलकंठी, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिया नीलकंठी। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो ये रहे वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, मतलब कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और उनके आंसर, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि ये पढ़ लीजिएगा, वो आपकी परीक्षा में लगभग देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं कुछ टॉप लेवल के प्रश्न के बारे में, जिनका आंसर जो उत्तर है वो आपको खुद ढूंढ के पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ उनका हम महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे, टिक करा देंगे कि ये पढ़ लीजिएगा, और उसको अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज इंटरनेट से ढूंढ के पढ़ना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या है, और ध्रुव स्वामिनी नाटक के उद्देश्य के बारे में पढ़ लीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो श्री हमारे जयशंकर प्रसाद जी का है। इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे कई सारे, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उपन्यास और कहानी में अंतर पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर इग्नोर कर दीजिएगा, 7 नंबर भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि झांसी की रानी उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए, पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी कथा सम्राट क्यों कहा जाता है, टॉप लेवल के आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहानी को परिभाषित करते हुए इसके उद्भव और विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, या फिर संक्षिप्त में इसका वर्णन कीजिए। कहानी या फिर यहाँ पर उपन्यास हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर आपका निबंध हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी विधाएँ हैं टॉप लेवल की, ठीक है, उनसे उनके उद्भव और विकास के बारे में प्रश्न आएगा। तो ये तो आप खासकर पढ़ लीजिएगा, कहानी के उद्भव और विकास के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर इग्नोर कर दीजिएगा। 14 नंबर के बारे में मैंने आपको बताया ही, आप लोग समझ ही गए होंगे। और आत्मकथा के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंटरव्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैनेंद्र वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रोज कहानी के उद्देश्य के बारे में मैंने रोज ऊपर बता ही दिया है। आज्ञेय की भाषिक विशेषताओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ज्ञान रंजन की रचनागत विशेषताओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञान रंजन की रचनागत। ओके। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समस्त जो है वो कौन सा है, चलिए बताते हैं कि महादेवी वर्मा
को साहित्यिक परिचय दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय, ऐसा प्रश्न हो सकता है जो कि आपको पढ़ लेना है। फणीश्वर नाथ रेणु, जिसे मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि 1-2 प्रश्न पर पूछे जरूर जाएंगे, एक तो प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एकांकी के विकास में रामकुमार वर्मा का क्या योगदान है, मूल्यांकन कीजिए। तो रामकुमार वर्मा के एकांकी से जुड़े भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा। लक्ष्मी के स्वागत के बारे में पढ़ लीजिएगा, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता है। 27 नंबर इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और 28 नंबर तो आपको मैंने बता दिया कि लक्ष्मी स्वागत से एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में टॉप लेवल का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझता है कि भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य में स्थान बताइए, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा स्थान है हिंदी के साहित्य में, ये पढ़ लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन के बारे में पढ़ लीजिएगा। विद्या निवास इग्नोर कर दीजिएगा। राहुल संस्कृत्यान के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अमृतलाल इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अमृत राय से जुड़ा हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। हरशंकर परसाई पे भी जुड़ा, हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता है। मुक्ति बोध के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये इसी बार कुछ यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हुई तो मुक्ति बोध से जुड़ा प्रश्न आया, तो मुक्ति बोध की साहित्यिक जीवन और जीवन परिचय के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए साहित्यिक जीवन और मुक्त व्यक्ति प्रमोशना, ये पढ़ लीजिएगा। एक लेखक की डायरी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहानी की विकास यात्रा के बारे में बताइए। प्रश्न मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ठीक है, पीछे, तो इसको आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। उपन्यास के उद्भव के बारे में भी बता दिया है। नाटक के उद्भव के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ, संक्षिप्त में लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एकांकी से जुड़े एक प्रश्न मैंने ऊपर बता ही दिया। दीपदान से जुड़ा भी एक प्रश्न आएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लगभग ये सारे प्रश्न मैंने अभी आपको आगे छोटे यानी कि शॉर्ट में बता ही दिए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल का निबंध जो है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध शैली के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो यानी कि आज की इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे समाप्त होते हैं। जो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए हैं उनका आंसर तो आपको ज़रूर पढ़ना है। बाकी आपके पास समय है तो सभी क्वेश्चनों का आंसर पढ़ सकते हैं, और जिनका उत्तर मैंने आपको नहीं बताया है यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनका आंसर उत्तर आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, या फिर आपके पास सीरीज़ है, इंटरनेट है या फिर बुक है तो उसमें से ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। 75 नंबर का आपका पेपर होगा, तो 70 नंबर के प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। 1-2 प्रश्न 19-20 हो सकता है बस, और बाकी के सारे प्रश्न इसी वीडियो से आने वाले हैं। ये वीडियो देख लीजिएगा, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके और भी हिंदी साहित्य की वीडियो हैं, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटियों में 2023 में कुछ यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हो चुकी हैं, BA 3rd सेमेस्टर हिंदी की, ठीक है। तो अगर वो आप क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर देखना चाह रहे हैं तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमने वीडियो बना रखी, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये पूरे के पूरे क्वेश्चन की PDF आंसर की PDF आपको पूरी, जहाँ पर आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सारे PDF चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।